हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सैस प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब एग्जाम बहुत निकट आ गया है। आज का जो वीडियो है इसका पर्पस ये है कि एक्चुअली में जो सीजीडीए का डिपार्टमेंट है वहाँ भी सैस का एग्जाम होता है। तो वहाँ सैस के एग्जाम जो 2023 में हुआ था एग्जाम 1, वहाँ भी आईटी थ्योरी पेपर होती है। तो वहाँ कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ गए थे, इसके लिए उन्होंने अपने वेबसाइट पे डिस्क्लोज किया था। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सैस पार्ट 1 एग्जामिनेशन सीबीटी में 2023। तो इसी के आईटी पेपर्स के लगभग 30 क्वेश्चंस उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो चलिए हम लोग आज एक एक करके उन सारे 30 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि वो आपको एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी सही है। इसके लेवल थोड़े से इजी है। जो सैस एग्जाम एक्चुअल में जो सिविल ऑडिट के लिए होता है अपना सीएजी के अंदर, तो फिर भी हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि ये इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला ये है कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ ए सिक्योरिटी प्लान। सिक्योरिटी प्लान क्यों जरूरत है ना। आपको एक डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो तो आपके गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, क्यों इसकी जरूरत है। इसी तरह से यदि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी है ना, जैसे फेसबुक, याहू, गूगल, तो ये लोग अपने या पब्लिक के डेटा को सेफ रखने के लिए कैसे कैसे सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं, उसके क्या गोल होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, अवेयरनेस, सिक्रेसी, आइडेंटिटी, नॉन रिपोर्टिएशन, एनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। आई होप इसमें जितने सारे वर्ड्स लिखे गए हैं उसका मीनिंग आपको पता है। हमने कई बार बताया है अपने लेक्चर्स में, है ना। तो डेटा को क्या चाहिए, जो भी कंपनी का डेटा है, सबसे पहले हम उसको सेफ रखेंगे, है ना। सेफ क्यों रखना है? क्योंकि डेटा अपनी इंटीग्रिटी ना खो दे। क्यों? क्योंकि हैकर्स या फिर बैड एलिमेंट आपके डेटा से छेड़छाड़ करके उसको बदल सकता है। तो डेटा को आपको इंटीग्रिटी बनाए रखना है, तो एक तो इंटीग्रिटी इसका आएगा, है ना। दूसरा, एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी कस्टमर को या पब्लिक को डेटा चाहिए आप उसे अवेलेबल दोगे, है ना, और वही डेटा दोगे जो कि सही डेटा है। करेक्ट। तो एबिलिटी का मतलब है व्हेन द कस्टमर रिक्वायर्स द डेटा, कंपनी या फिर सर्विस प्रोवाइडर मस्ट प्रोवाइड दैट डेटा। और कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसको डेटा चाहिए उसी को आप डेटा प्रोवाइड करो, है ना। जिसका फेसबुक का आईडी है वही अपना डेटा देख सकता है, जब तक वो डिस्क्राइब नहीं किया हो, लिमिट नहीं किया हो कि ये सब डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। करेक्ट। तो ये जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए सही है। सिक्योरिटी प्लान का ही मतलब होता है कि डेटा आपका इंटैक्ट रहे, यानी इंटीग्रिटी बनी रहे, जब भी जरूरत हो अवेलेबल हो, और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनी रहे। तो पहला का ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने एलिस एंड बॉब से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस अपने मॉक में भी डाले हैं, और ये यहां भी पूछा गया था। तो एलिस एंड बॉब आर यूजिंग पब्लिक की इंक्रिप्शन टू एक्सचेंज अ मैसेज, विच की शुड एलिस यूज टू इंक्रिप्ट अ मैसेज टू बॉब। प्राइवेट की ऑफ एलिस, पब्लिक की ऑफ बॉब, प्राइवेट की ऑफ बॉब, या फिर पब्लिक की ऑफ एलिस। अब देखिए, यहां पे एलिस है और यहाँ पे बॉब है। ये दोनों आपस में जो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू पब्लिक की इंक्रिप्शन मेथड, यानी इसके पास एक पब्लिक की होगा और एक प्राइवेट की होगा, इसके पास भी एक पब्लिक की होगा और एक प्राइवेट की होगा। ये इनका अपना अपना है ना, पब्लिक ए और पब्लिक बी, इसी तरह से प्राइवेट ए और प्राइवेट बी। करेक्ट। अब क्या हो रहा है कि एलिस को मैसेज को इनक्रिप्ट करना है ताकि बॉब ही उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके देख पाए, है ना। यानी एलिस ए के पास जो मैसेज है, मान ले कोई भी मैसेज है, वो एलिस ए बॉब को
देना चाह रहा है, ठीक है, कोई भी मैसेज है ना, XYZ एक मैसेज है, इसको एलिस को बॉब को पहुंचाना है, तो क्या करेगा, क्या करेगा बताइए। एलिस क्या करेगा कि पब्लिक की ऑफ बॉब को यूज करते हुए इसको इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक की का मतलब क्या है, यदि एलिस ए का पब्लिक की बोला जाए तो पब्लिक मतलब ये सभी को, आम जनता को भी, ये चूंकि एलिस ए का एक पब्लिक की है यानी सभी के पास अवेलेबल है, इसी तरह से बॉब का भी पब्लिक की सभी के पास अवेलेबल है। अब एलिस को चाहिए कि इस जो मैसेज इनक्रिप्ट करेगा वो सिर्फ बॉब ही देख पाए, तो क्या करेगा एलिस ना कि बॉब के पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज को इनक्रिप्ट कर देगा और उसके बाद ये इनक्रिप्शन मैसेज बॉब के पास पहुंचेगा। अब बॉब ये मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए अपना पब्लिक की यूज नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक की तो सभी के पास है ना इसका, वो अपना प्राइवेट की यूज करेगा, यानी बॉब अपना प्राइवेट की यूज करेगा इस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है। इसी तरह से यदि बॉब को कोई मैसेज सेंड करना है एलिस को, तो बॉब क्या करेगा कि एलिस के पब्लिक की को यूज करते हुए, क्योंकि पब्लिक की है सभी के पास अवेलेबल है, तो बॉब एलिस के पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज को डिक्रिप्ट करके एलिस को सेंड कर देगा। और फिर एलिस को यदि देखना है तो एलिस अपने प्राइवेट की को यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट करके देखेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी अपने दोस्त को मैसेज भेजते हो तो अपने दोस्त का जो पब्लिक की है उसको यूज करते हुए आपके द्वारा जो मैसेज भेजा गया वो इनक्रिप्ट हो जाता है, और जब दोस्त के पास पहुंचता है तो उसके सिस्टम में प्राइवेट की है ना, उसका जिसका व्हाट्सएप है, और उसको यूज करते हुए मैसेज को डिक्रिप्ट करता है। तो इस तरह से ये इन टू इन इनक्रिप्शन मेथड व्हाट्सएप में यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पब्लिक की ऑफ बॉब, इसको यूज करते हुए ये किया जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, यू आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस ऑन योर कंप्यूटर टू स्टोर न्यू फाइल्स, है ना, आपका सिस्टम है सीएजी में 250 जीबी का एसएसडी मिला है आपको, है ना, आपका 250 जीबी फुल होने वाला है। आप क्या करोगे, आप उसको यदि बढ़ाना चाहोगे 250 जीबी को, तो क्या यूज करोगे, क्या कैशे को बढ़ाओगे, सीपीयू रजिस्टर को बढ़ाओगे, रॉम को बढ़ाओगे, या फिर एसएसडी को बढ़ाओगे। बहुत इजी सा सवाल है, एसएसडी को आप बढ़ाओगे, है ना। रॉम किस पर्पस के लिए होता है, जो भी आपका वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन सिस्टम में ओपन है उसके द्वारा जो मेमोरी खर्च की जाएगी ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन रैम एंड सीपीयू, रैम का यूज वहां होगा। करेक्ट। सीपीयू रजिस्टर क्या करता है, सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको ऑपरेशन करने होते हैं। उस ऑपरेशन के इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स आते हैं उसको स्टोर कहां करता है, ये सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर करता है। और कैशे क्या यूज करता है, कैशे यूज इसलिए करता है कि जो भी रिपीटेड इंफॉर्मेशन चाहिए आपके सिस्टम को, है ना, तो वो सिस्टम कैशे में स्टोर कर दिया जाता है, ताकि चूंकि रिपीटेड है तो उसको बार बार मेमोरी से जाके नहीं लाना जाने पड़े, है ना, इंफॉर्मेशन या फिर डेटा मेमोरी से ना ले करके कैशे से ही उसको दे दिया जाए, क्योंकि कैशे सीपीयू के पास में होता है। यदि हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, डिस्टेंस भी एक स्पीड का फैक्टर है, तो यदि हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो यदि हमारा यहाँ पे सीपीयू है ना, और यहाँ पे मेमोरी है और यहाँ पे सीपीयू है, तो कैशे बीच में होता है, इस कारण से कैशे क्या होगा, फास्ट होगा। तो जो भी रिपीटेड इंफॉर्मेशन चाहिए आपके सिस्टम को उसको कैशे में ही स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि तुरंत तुरंत सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जा सके। इसलिए आप, और कैसे ही बहुत बड़ा स्पेस नहीं होता है इसका, मुश्किल से 5 MB 10 MB का कैशे होता है, 50 MB जो भी है, और इसलिए आपको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। बड़ा भी हो सकता है, 1 GB का भी हो सकता है, इट्स डिपेंड, है ना, ऑन योर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 का बी। 4, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया कि गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि कोई भी डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर बनवाए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही यूज करे। क्यों, क्योंकि यदि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसके सोर्स कोड
पब्लिकली अवेलेबल होंगे। आप किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। यदि इन्फोसिस आपको अपना सॉफ्टवेयर देता है और अपने अपने डिपार्टमेंट में उसको इंस्टॉल किए हैं, तो बार बार यदि आपको यूज करना है ना, और आपको इन्फोसिस अपना ओपन सोर्स पे बना के नहीं दिया यदि सॉफ्टवेयर, तो आप क्या करोगे, बार बार इन्फोसिस को ही उससे अपग्रेडेशन या फिर मेंटेनेंस के लिए रिक्वेस्ट करोगे। लेकिन यदि इन्फोसिस ओपन सोर्स कोड पे बना के देता है, कल होकर के यदि इन्फोसिस आपको हेल्प नहीं कर रहा है मेंटेनेंस में, तो कल होकर के विप्रो के पास जा सकते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स कोड यूज किया गया है, तो ये सबको पता है। ठीक है, तो ये फीचर होता है ओपन सोर्स कोड का कि सोर्स कोड होता है ये पब्लिकली अवेलेबल होता है। एक्जीक्यूटेबल कोड क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो पहले एक्जीक्यूटेबल EXE फाइल डाउनलोड होता है। ठीक है, EXE फाइल डाउनलोड होता है ना, EXE फाइल ही क्या है, एक्जीक्यूटेबल फाइल है, वो सोर्स कोड नहीं हुआ है ना, और बाकी ये दोनों कोई रिलेशन ही नहीं है ना। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सोल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी ऑन व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क्स। अब बताइए, VPN यूज किया जाता है। एक समय था जब कश्मीरी लोग, जब इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो वहां व्हाट्सएप वगैरह चलाने के लिए VPN खूब यूज किया रहा था। VPN क्या करता है, VPN एक टनल बनाता है, यानी ये आपका सर्वर है और ये आपका फोन है ना, और इस सर्वर मान लेते हैं यूट्यूब चलाना है या फिर व्हाट्सएप चलाना है। ठीक है, तो VPN क्या करेगा, VPN एक टनल बना देगा यहां से यहां तक, कि डेटा डायरेक्ट यहां से यहां तक पहुंच जाए, है ना। बीच में जितने भी फायरवॉल लगे होंगे जिसके थ्रू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है, कि यदि इस तरह का डेटा है कश्मीर रीजन से तो उसको ब्लॉक करे, तो ये टनल क्या कर रहा है, उसको बाईपास कर दे रहा है। तो VPN इज नथिंग बट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, ताकि आप पब्लिक नेटवर्क से बच सके, जिसके थ्रू फायरवॉल या फिर जो भी सिक्योरिटी मेजर्स अपनाया गया गवर्नमेंट के थ्रू उसको बाईपास किया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का डी। इवन बैंक वगैरह यूज करता है VPN मेथड, ताकि पब्लिक नेटवर्क में वो ना घुसे। पब्लिक नेटवर्क में घुसने से क्या प्रॉब्लम है लोगों को, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क में भी हैकर्स होंगे, है ना, वो भी इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क यूज करके, जियो का जो पब्लिक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम लोग आप सभी लोग इंटरनेट चला रहे हैं, हैकर भी वो नेटवर्क यूज कर रहा है। यदि आप उसी नेटवर्क में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हैकर्स के लिए इजी है, VPN के मुकाबले हैकर्स के लिए इजी है, क्योंकि VPN क्या है, एक टनल बना हुआ सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, वो आपके लिए एक प्राइवेट टनल बना दिया गया है। समझ में आ रहा है। और बाकी लीज लाइन, प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, आप आई होप कि आप लोगों को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड एज पर IT पॉलिसी ऑफ डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक IT पॉलिसी होता है, जिसका बेसिक सा फंडा होता है कि आप अपने पासवर्ड किसी भी कलीग के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप भले ही OIOS का पासवर्ड शेयर कर देते हो, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। IT पॉलिसी इसके लिए मना करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का C, है ना। बाकी कनेक्ट टू योर ऑफिस टू लैंड, और भाई लैंड से कनेक्ट करोगे तब, इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तभी तो आप यूज करोगे इंटरनेट। डिस्कसिंग IT पॉलिसी, ये तो डिस्कस करना चाहिए ताकि सब लोग इसके बारे में जाने, और पासवर्ड को तो फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए, है ना, ताकि लीक आपका सिस्टम सिक्योर रहे। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स के बारे में बात किया गया है। एक कहानी भी मैंने बताई थी कि एक राजा है जो अटैक करता है किसी किला पे दूसरे राजा के यहाँ, और उसका किला इतना अभेद होता है ना, तो किला टूट नहीं पाता है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो पाता है, तो क्या करता है वो, संधि का प्रस्ताव भेजता है कि हम युद्ध वापस कर रहे हैं, और प्रस्ताव में उसको गिफ्ट भेजता है। गिफ्ट में भेजने के लिए वो क्या करता है, एक बड़ा सा वो रथ बनाता है, जिसको रथ या फिर क्या बोलेंगे, डोली जैसा। ठीक है, तो उसको क्या करता है कि कई सारे लोग, सैनिक लोग उसको लेकर के जाते हैं, उसमें वो घोड़ा बना होता है, बहुत बड़ा घोड़ा। ठीक है, तो वहां लगता है बहुत अच्छा गिफ्ट आ रहा है, तो उसको किले के अंदर आने की अनुमति मिल जाती है। रात का समय होता है, उसी के अंदर, उस घोड़े के अंदर सिपाही छिपे होते हैं, और रात के समय वो बाहर निकल करके अटैक कर देते हैं, और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स भी IT सेक्टर में
इसी थ्योरी पे बना है। वो क्या करेगा ना कि लगेगा कि इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट फाइल है, आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में वो छिपा हुआ था, है ना, आपके प्रोग्राम के साथ वो छिपा हुआ था, और क्या करेगा वो फिर बाद में अटैक करेगा। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये होता है, अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, ए प्रोग्राम दैट एक्सिक्यूट्स वेरी फास्ट, नहीं भाई, ए वायरस डिस्यूज्ड एज ए यूजफुल प्रोग्राम, प्रॉपर है ना, ये यूजफुल प्रोग्राम जैसा दिखता है लेकिन वो है नहीं, वो एक वायरस है। ए प्रोग्राम टू हाइड योर पासवर्ड सेफली, ये तो सही नहीं है। एन एंटीवायरस टू क्लीन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, ये भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 का बी। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्ड डिस्क में व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग 2 और मोर रीजन ऑन ए हार्ड डिस्क। जब आपको नया नया सिस्टम मिलता है तो उसमें एक ही ड्राइव होता है, दैट इज द सी ड्राइव, है ना। तो आप उसको मल्टीपल ड्राइव में, डी और ई ड्राइव में क्या करते हो, क्रिएट करते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्सनिंग। क्या बोलते हैं, पार्सनिंग। बूटिंग क्या होता है, जो आपका सिस्टम रिस्टार्ट करते हो उसको बोलते हैं बूटिंग। हाइबरनेटिंग एक तरह से स्लिप मोड का ही एक वर्जन है। कंप्रेसिंग का क्या, आप फाइल को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने से उसका साइज क्या होता है, कम हो जाता है, और उसके बाद आप उसको शेयर करते हो, है ना। तो कंप्रेसिंग का मीनिंग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली डिफरेंट वैल्यूज। सेस यूजर में आप लोग देखे होंगे ओनली वैल्यू, है ना, उसके लिए कौन सा कमांड था, काउंट। और यदि डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए तो इसके लिए कमांड है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों चाहिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, है ना, फ्लिपकार्ट कोई एक प्रोडक्ट है उसका जूता, वो चाहेगी कि एक साल में हमने ये इसका क्या क्या सेलिंग प्राइस सेट किया, ये उसको जानना है। वो कमांड चलाएगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट प्राइस, है ना। तो जो जो प्राइस पूरे साल में सेट किया होगा उस आर्टिकल का, वो उसको मिल जाएगा। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू इस तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राउटर। राउटर का पर्पस क्या है, तो ये आईटी डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में राउटर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे टेलीकॉम कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो ऐसे होता है कि ये आप यहाँ पे क्या देखते हो, टावर देखते हो, है ना, ये इस तरह से लगता है आपको कि टावर है, एक्चुअल में एक टावर इसको बोला जाता है। ये जो लगा होता है ये होता है ई नोड भी, जानने की जरूरत नहीं है। ई नोड भी, कई सारे ई नोड भी होंगे, मान लेते हैं पटना रीजन में कई सारे ई नोड भी होंगे, उन सारे का डेटा एक सीएसएस में जाता है ना, फिर AG1 पे जाता है, AG2 पे जाता है, ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउटर। क्या बोलते हैं, राउटर। तो राउटर का काम क्या है, राउटर का काम ये है कि डेटा को क्या करता है, नेटवर्क में फॉरवर्ड करता है, सिंपल इसका काम यही है। तो राउटर का काम क्या है, आंसर देखते हैं, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम, नहीं, ये किसका काम है, बूट लोडर का काम है। फॉरवर्ड डेटा बिटवीन नेटवर्क्स, ये करेक्ट ऑप्शन है। कनेक्ट एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, ये गलत है। ऑल द ऑप्शन गिवन हियर नो, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 का बी। हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स डज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ओके, सो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू, या फिर कोई और भी टेक्नोलॉजी, RAD, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मेथड, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। और जब डिसाइड हो जाता है कि हमें कोडिंग करनी है ना, तो उसके पहले कोडिंग क्या डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है, उसके कोडिंग के पहले कुछ और किया जाता है। अब यहाँ पे है कौन सा स्टेप फॉलो होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो कोई स्टेप ही नहीं है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये तो बनने के बाद होगा। तो क्या होगा, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में क्या करते हैं, एल्गोरिदम में हम लोग लिखते हैं कि इस तरह से ये चार्ट बनता है, ठीक है, इस तरह से, यस हुआ तो ये, नो हुआ तो ये, फिर इसके बाद फिर ब्लॉक होता है कि यदि हमारा डेटा इनपुट सही है तो
क्या होगा? यदि डेटा इनपुट सही है यस यस, तो इधर नो, तो इधर इस तरह करके एल्गोरिदम डिसाइड होता है, ठीक है। या फिर हम कहने का मतलब एक रफ आइडिया कि हमारा जो सिस्टम होगा, हमारा जो एप्लीकेशन होगा, वो किस तरह का होगा, एक रफ आइडिया लगाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यदि हमको कंप्यूटर को बूट करना है, बूट इन द सेंस कि आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आंसर ही बोल दिया है ना। तो कंप्यूटर बूट तभी होगा जब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो हार्डवेयर है, यानी आपका सिस्टम, हार्डवेयर क्या है? सिस्टम यानी लैपटॉप, जिसमें क्या होंगे? सीपीयू होगा, रैम होगा, रोम होगा, एसएसडी होगा, ग्राफिक्स होगा, ये सब जितने भी हार्डवेयर है, इससे यदि कम्युनिकेट करना है तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर, जो आपका प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में होगा एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ब्राउजर यानी क्रोम वगैरह, जितने भी ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरेक्ट करता है क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर पाएगा। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस normally attached itself to another computer program. This program is known by which of the following names? इसको हम क्या बोलेंगे? टारगेट प्रोग्राम बोलेंगे? टारगेट प्रोग्राम नहीं बोलेंगे, टारगेट का मतलब जिसपे ये फाइनल है ना। होस्ट प्रोग्राम बोलेंगे, या बैकडोर प्रोग्राम बोलेंगे, या ट्रोजन हॉर्स बोलेंगे। ट्रोजन हॉर्स अ काइंड ऑफ वायरस है, ठीक है। ये कोई, ठीक है, मान ले ट्रोजन हॉर्स जिस यूजेबल एप्लीकेशन प्रोग्राम से अटैच होगा, उसको क्या बोलेंगे हमको ये बताना है। ये तो हमारा वायरस हो गया, ठीक है, लेकिन ये यूजेबल प्रोग्राम जिसके साथ ये वायरस अटैच हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? होस्ट, क्योंकि एक एज ए होस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होस्ट प्रोग्राम। आई होप क्लियर है ये, है ना। अच्छा, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। ग्राफिक्स का जीआईएफ, सॉरी जीआईएफ जो है, जो आप यूज करते हैं कई सारे, है ना, व्हाट्सएप वगैरह में, उसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ठीक है। ये इसका करेक्ट फुल फॉर्म है, इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑन एंड इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस? यानी आपका कंप्यूटर या फिर आपका फोन, या फिर आपका कंप्यूटर जो भी है, यदि हम आइडेंटिफाई करें तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमने पढ़ाया था आपको कि जैसे किसी पर्सन का नाम होता है ना, राम, श्याम, मोहन, मोदी, है ना। इसी तरह से कंप्यूटर को हम यदि रिकॉग्नाइज करना है कि किसका कंप्यूटर है, तो उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे? तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे हम लोग आईपी एड्रेस से। किससे रिकॉग्नाइज करेंगे? आईपी एड्रेस से। ईमेल से नहीं, क्यों? ईमेल हर एक यूजर का बनाते हैं आप लोग अपना ईमेल, तो इससे यूजर आइडेंटिफाई होता है ना कि आपका कंप्यूटर सिस्टम। स्ट्रीट एड्रेस ये तो फिजिकल एड्रेस है ना। फिजिकल एड्रेस का मतलब आपके गांव का एड्रेस होगा, आपके गली मोहल्ला का एड्रेस की बात कर रहा है। आईपी एड्रेस तो मैंने अभी बताया ही, है ना। एक होता है मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस भी सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, बट ये लोकल होता है, लोकल एड्रेस की तरह ही काम करता है किसी नेटवर्क में, है। मेनली जो आईपी एड्रेस है, यही पब्लिक नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट, पाम स्कैन, है ना, फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन आर फॉर्म ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन है,
या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, या सिंगल साइन ऑन ऑथेंटिकेशन है। ये क्या है? बायोमेट्रिक। क्या है? ये है बायोमेट्रिक। ठीक है। क्यों? स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन करने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है कि उसको कोई हैकर या कोई इंट्रूडर ब्रीच ना कर पाए इजिली, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। जैसे कि आप ईमेल वेबसाइट लॉगिन करते हैं, किसका? गवर्नमेंट का, है ना। तो इसने क्या कर रखा है? आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, फिर उसके बाद ओटीपी भी डालते हैं किसके, और वो ओटीपी किसके थ्रू आता है? एनआईसी के वेबसाइट पे आता है ना। तो इस तरह से ये क्या है? डबल ऑथेंटिकेशन है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको बोलते हैं। और एक टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन भी है। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन के टाइप्स में ये भी होते हैं कि आप अपना जो पासवर्ड होगा ना, वो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग सेट करना पड़ेगा, जिसमें आपके अल्फाबेट होगा प्लस न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा, है ना। ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर होंगे, इनके मिक्सचर ऑफ द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे पासवर्ड में, है ना, कॉम्बिनेशन। तो उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। और सिंगल साइन ऑन, सिंपल सिंगल ऑथेंटिकेशन को बोलते हैं। तो ये जो आपका पाम, फिंगरप्रिंट और आइरिस है, वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए सीपीयू साइकिल। ठीक है। यदि हमको स्पीड मेजर करना है सीपीयू का, तो यदि आप सिस्टम खरीदने गए होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि 2.6 गीगाहर्ट्ज इसका प्रोसेसिंग स्पीड है ना, या फिर 1.6 गीगाहर्ट्ज क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड है। तो ये जो गीगाहर्ट्ज प्रोसेसिंग स्पीड जो बोला जाता है, वो किसका होता है? सीपीयू का ही होता है। किसका होता है? सीपीयू का ही होता है। तो इसका स्पीड किस में मेजर किया जाएगा? हर्ट्ज में, यानी फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक साइकिल चलता है, ठीक है। और साइकिल जब भी होगा तो फ्रीक्वेंसी का होगा, है ना, कि एक सेकंड में कितना वो टाइम पीरियड, जिसे टाइम पीरियड क्या, जिसे हम लोग कहेंगे एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और सीपीयू जो होता है वो एक तरह से इसमें मेजर किया जाता है। बाकी जहां तक जीबी, केबी और टीबी की बात है, तो इससे स्टोरेज मेजर किया जाता है कि आपका सिस्टम का कितना स्टोरेज है, चाहे रैम का हो या रोम का हो या फिर एसएसडी का हो। आई थिंक क्लियर है। व्हाट डज टीसीपी स्टैंड फॉर? विच ऑफ द स्टैंड फॉर विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ना। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल की ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, हाँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्योंकि हमने पढ़ा है टीसीपी आईपी मॉडल और एक 7 ओएसआई लेयर, ये दो तरह के मॉडल पढ़े हैं। तो उसमें टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल की फीचर के बारे में बात किया कि फायरवॉल करता क्या है एक्चुअल में। तो फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है, मान लेते हैं ये आपका कंप्यूटर, ये आपका नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका नेटवर्क है ना, ये क्लाउड नेटवर्क है, सिंपल समझिए इसे। और इससे कनेक्शन हो रखा है, और ये आपका सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है ना, ये आपका सिस्टम है, ये पीसी है हमारा, पीसी। ठीक है, अब इधर भी कई सारे नेटवर्क से जुड़े होंगे लोग, है ना, मल्टीपल। इसी में कोई हैकर भी होगा, इंट्रूडर भी होगा, या फिर अटैकर भी होगा, डीडोस अटैक करने वाला। कई तरह के लोग होंगे, है ना। तो ये क्या करेगा? इस नेटवर्क को यूज करते हुए ट्रैफिक भेजेगा इस पर्सनल कंप्यूटर के पास। और यदि आपको अपने पर्सनल कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसके आगे, यानी क्लाइंट एंड में पर्सनल कंप्यूटर के आगे एक क्या लगाएंगे आप? फायरवॉल। नेटवर्क के आगे क्या लगाएंगे? फायरवॉल। ये क्या काम करेगा? जितने भी इनकमिंग ट्रैफिक है जो आपके पीसी से आ रहे हैं, या पीसी से आउटगोइंग ट्रैफिक जा रहे हैं, जैसे पीसी से ट्रैफिक जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स आएगा ना नेटवर्क से,
तो जितने भी नेटवर्क से रिस्पॉन्स आएंगे उसको वो चेक करेगा ये प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर इन द सेंस की ऑथेंटिक लीगल है या नहीं है, कहीं ये नोन अटैक तो नहीं है, जिसको हम लोग डीडोस अटैक बोलते हैं, कई तरह के वायरसेस के थ्रू ये आ रहा है, तो फायर या फिर अनवांटेड ट्रैफिक, अनवांटेड ट्रैफिक, ठीक है, तो उसको क्या करेगा ये फायरवॉल ब्लॉक करेगा। जैसे यदि आप मान लेते हैं कि ऑफिस है ना, तो ऑफिस के आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, ऑफिस के वाईफाई से कनेक्टेड है और उसने फायरवॉल लगा रखा है और फायरवॉल में उसने पॉर्न वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है, तो क्या होगा जब भी आप पर्सनल कंप्यूटर से उसको एक्सेस करने जाएंगे तो फायरवॉल उसको क्या करेगा ब्लॉक करेगा, उसके ट्रैफिक को क्या कर देगा वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो फायरवॉल का पर्पस ये होता है कि एक तो थ्रेट प्रिवेंशन कर रहा है ना, जो भी अनवांटेड ट्रैफिक आ रहा है, अटैक हो रहा है, उसको ये क्या कर रहा है फायरवॉल आपको रोक रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, ये आइडेंटिटी बेस्ड इंस्पेक्शन कर रहा है या फिर एप्लीकेशन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि कहीं आप फॉर्न वेबसाइट या फिर अनवांटेड वेबसाइट तो ओपन नहीं कर रहे हैं, उसको भी ये ब्लॉक कर रहा है। इस तरह से हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जिसमें हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट का मतलब होता है एक फायरवॉल में कई सारे फीचर्स होंगे, है ना, कई सारे फीचर्स, यानी ये वेबसाइट ब्लॉक करने का फीचर्स, अटैक को रोकने का फीचर्स, ठीक है, किसी एक आपको वीलैन क्रिएट करके दे देगा, इस तरह से कई सारे इसमें फीचर्स हो सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट। तो ये सभी के सभी फायरवॉल के फीचर्स हैं, तो इसका आंसर क्या होगा डी, क्या होंगे डी आंसर होगा। नेक्स्ट, is a software used by cyber criminal to gain control over a target computer or network। जो भी मैंने बात किया इस पिछले स्लाइड में कि इस नेटवर्क, इस पर्सनल कंप्यूटर पे किसी ये अटैकर को, हैकर को क्या चाहिए एक्सेस चाहिए, तो क्या करेगा वो, ये हैकर क्या करेगा ताकि उसको इस पर्सनल कंप्यूटर पे एक्सेस मिल जाए, तो वो क्या भेजेगा, डाउनलोडर ट्रोजन्स भेजेगा कि बैकडोर ट्रोजन्स भेजेगा कि रूटकिट ट्रोजन्स भेजेगा, किस इसमें से सभी के थ्रू एक्सेस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि नेटवर्क से क्या वायरस या फिर कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम नेटवर्क से यदि इस सिस्टम पे, इस पर्सनल कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए तो ये हैकर इस पर्सनल कंट्रोल को एक्सेस कर सकता है। क्या हो सकते हैं, तो इसमें से एक्चुअली सभी इसके ऑप्शन है। डाउनलोडर ट्रोजन्स का भी यही पर्पस है। बैकडोर क्या करता है, एक बैकडोर क्रिएट कर देता है जिससे अटैकर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सिस्टम को कोई और एक्सेस कर रहा है, बल्कि वो बैकडोर के थ्रू एंट्री कर लेगा आपके सिस्टम में। रूट की ट्रोजन्स जो होता है रूट लेवल का होता है, रूट लेवल का मतलब जब सिस्टम बूट कर रहा होता है ना उस समय, यानी रूट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाता है अटैकर को आपके सिस्टम का। ये सारे के सारे जो हैं ये ऐसे एप्लीकेशन है, ऐसे ये सॉफ्टवेयर हैं, इसके थ्रू कोई भी अटैकर, कोई भी साइबर क्रिमिनल्स आपके कंप्यूटर पे एक्सेस गेन कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इन ए बिग डेटा एनवायरनमेंट वेलोसिटी रेफर्स। बिग डेटा एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी नेटवर्क, किसी भी एप्लीकेशन में ट्रेमेंडस डेटा अवेलेबल है, जैसे फेसबुक, फेसबुक में कितना ट्रेमेंडस डेटा अवेलेबल है ना, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है ट्रेमेंडस डेटा इसके पास अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बिग डेटा एनवायरनमेंट। फेसबुक का क्या है ये बिग डेटा एनवायरनमेंट है। तो इसमें जो एक कीवर्ड है वेलोसिटी, वो किसको रेफर करता है, तो डेटा कैन, अच्छा ये बहुत, या फिर गूगल सर्च इंजन, जो आप गूगल सर्च इंजन के थ्रू कुछ भी एक्सेस करते हो, कुछ भी कीवर्ड डाल देते हो और कई सारे उससे रिलेटेड वेबसाइट के लिंक आपको प्रोवाइड करके दे देता है, वो माइन करता है बिग डेटा को उससे रिलेटेड, है ना। तो ये सभी बिग डेटा एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स हैं। तो ये बिग डेटा में जो वेलोसिटी जो वर्ड है वो किसको रेफर करता है, देखिए बिग डेटा में यदि ट्रेमेंडस डेटा है तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब डेटा एक्सेस कर रहा है यूजर, तो उसको जितनी जल्दी हो सके यूजर्स को वो डेटा प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। यदि आप गूगल पे कुछ कोई भी चीज आप
रैंडमली कुछ भी टाइप करते हो तो उससे रिलेटेड तुरंत आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर क्या है, डेटा कैन अराइव एट फास्ट स्पीड, वेलोसिटी का मतलब ये है। इसके अलावा और पढ़ते हैं, enormous data set can accumulate within a very short period of time। ऑफ कोर्स गूगल में कई सारे उससे डेटा सेट जनरेट करके गूगल आपको प्रोवाइड कर देता है विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ डेटा ट्रांसलेट इनटू द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द डेटा टू बी प्रोसेस्ड। ऑफ कोर्स तो इसमें भी इसके तीनों ऑप्शन क्या है, सही है ना। क्लियर है, बिग डेटा का मतलब समझ में आया। ओके नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द लेयर विच डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर। जैसे आपका ये पूरा का पूरा नेटवर्क है ना, ये मान लेते हैं एक सिस्टम है, ठीक है, और ये लैन या फिर जो भी है कनेक्टेड है ना, और ये फिर सर्वर्स हो गए कई सारे, ठीक है, और यहां पे कोई एक पर्सन, ये बंदा है, वो इस सिस्टम को एक्सेस करेगा, ठीक है, ये इंटरेक्ट करेगा। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द लेयर विच डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम और यूजर का जो इंटरफेस है, जो इंटरेक्ट करेगा, वो कौन से लेयर पे इंटरेक्ट करेगा। तो आप ओएसआई के 7 लेयर्स पढ़े होंगे, है ना, 7 लेयर्स पढ़े होंगे, उसमें से आप देखते होंगे कि जो यूजर है वो यूजर इंटरेक्ट करेगा टॉप मोस्ट लेवल, टॉप मोस्ट लेयर जो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से यूजर क्या करेगा, सिस्टम से या नेटवर्क से इंटरेक्ट करेगा, जिसमें एप्लीकेशन लेयर में मतलब क्या होंगे, जो भी आप चाहे व्हाट्सएप ओपन कर रखे हो, फेसबुक ओपन कर रखे हो, यहां से जो भी डेटा आपको फीड करना है फीड कर रहे हैं या फिर डेटा फेच कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर इज द लेयर वेयर द यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम। क्लियर है। सबसे फिजिकल लेयर सबसे क्या है, लो लेयर है, यानी लास्ट लेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड फॉर रिमूविंग और डिलीटिंग ए रिलेशन। ये जो वर्ड है ना, ये कीवर्ड है, आपको क्या डिलीट करना है, ये देखिए, एक रिलेशन डिलीट करना है, यानी टेबल डिलीट करना है। क्या करना है, टेबल को ही उड़ा देना है एसक्यूएल डेटाबेस से। तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे। जहां तक बात है डिलीट का, तो डिलीट क्या यूज करता है, क्या डिलीट करता है, रिकॉर्ड्स को, यानी किसी टेबल के रिकॉर्ड्स को, यानी रो को कौन डिलीट करता है, डिलीट कमांड डिलीट करता है। जहां तक बात है ड्रॉप, तो ड्रॉप क्या करता है, कोई भी टेबल को ही डिलीट मार देता है, टेबल को ही डिलीट कर देता है, ठीक है। ट्रंकेट क्या करता था, वो डेटा को कंप्लीटली डिलीट कर देता था और उसका स्केलेटन बचा रहता था। इसका मतलब सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता था और उसका स्केलेटन बचा रहता था। ये कौन सा कमांड था, ट्रंकेट, है ना। रिमूव कोई ऐसा कमांड ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी, ठीक है। क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम फोकस ऑन, ये किस पे ये फोकस करता है, तो वैलिडेटिंग डेटा, मैनेजिंग एंड प्रेजेंटिंग लॉजिक, रिक्वेस्टिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस सर्वर। यानी एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, मान लेते हैं एक डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, यहां पे कोई एक सर्वर कह सकते हैं, हमारे पास यूट्यूब का डेटाबेस सर्वर है, जहां पे आपको कई सारे वीडियो वगैरह शो कर देखना है, और यहां पे आप एक यूजर है जिसके पास एक फोन है, क्या है, फोन है, ठीक है, या फिर लैपटॉप है, जो भी है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इस पे जो एप्लीकेशन ये इंस्टॉल कर रखेगा यूट्यूब का, इसका एक लोकल ये सर्वर बना, एक क्या कहलाएगा, क्लाइंट सर्वर। क्या कहलाएगा, क्लाइंट सर्वर, ठीक है। इससे ये यूट्यूब से यदि मंगाएगा डेटा, तो ये क्या है, डेटाबेस सिस्टम है यूट्यूब का। तो यहां से क्या होगा, इंफॉर्मेशन या तो रिक्वेस्ट होगा, यानी ये रिक्वेस्ट करेगा कोई वीडियो देखना है ना, कोई गाना सुनना है, गाना देखना है, कुछ वीडियो प्ले करना है, फिर रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन, और यहां से फिर जो यहाँ इसका जो रिप्लाई आएगा उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसका पर्पस क्या है, क्लाइंट डेटाबेस सर्वर का मेनली पर्पस ये है, ना कि डेटा को वैलिडेट करना और ना कि प्रेजेंटेशन लॉजिक को मैनेज करना, ये सब। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। व्हाट
टेक्नोलॉजी यूज टू रिकॉर्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस। क्रिप्टो करेंसी के बारे में सभी जानते होंगे और ब्लॉक चेन के बारे में भी सुने होंगे। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये यूज किया जाता है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लॉकचेन। जहां तक माइनिंग का सवाल है तो माइनिंग करके आप क्रिप्टो करेंसी जनरेट करते हो, बिटकॉइन वगैरह माइनिंग करके। डिजिटल वॉलेट क्या है तो आपका गूगल जीपे, गूगल पे या फिर फोन पे, पेटीएम, ये सब क्या है आपके डिजिटल वॉलेट हैं। ठीक है, और ब्लॉकचेन को यूज करते हुए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन ए पीसी इज पावर्ड ऑन द बूट सीक्वेंस इज एज फॉलोस। यानी आपका यदि जो सिस्टम है, आपके पास जो लैपटॉप है, यदि उसको आप पावर ऑन करते हो तो क्या क्या सीक्वेंस फॉलो होता है बूट होने के लिए। बूट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो बूट ही नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट सिस्टम की जो एप्लीकेशन है वो बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होंगे आपके, जो भी आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, आउटपुट है ना, तो ये सभी वो चेक करेगा। तो सबसे पहले क्या ऑपरेशन फॉलो होता है, BIOS, एंड देन इसके बाद पोस्ट, एंड देन इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फाइनली बूट लोडर को यूज करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है आपके लैपटॉप पे। तो ये एक्चुअली प्रोसेस होता है। ठीक है, ये होता है पोस्ट ऑन सिस्टम, ऐसा कुछ करके इसका फुल फॉर्म है, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। अच्छा, ई प्रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, ई प्रॉम का, प्रॉम तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है ना, और ई से क्या होगा, इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ई प्रॉम का इलेक्ट्रिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रॉम का है। ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है इन जनरल, कि सिस्टम यदि डेवलप करेंगे तो आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा। तो पहला इसमें दे रखा है कि एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एट हैंड एंड प्लानिंग द प्रोग्राम टू सोल्व द प्रॉब्लम। ये करते हैं हम लोग, जैसे हमने बताया कि हमको अब EHRMS चाहिए, तो EHRMS क्यों चाहिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो मैनुअल होता है पेपर पे, तो इसमें क्या समस्या है, समस्या है तभी तो आप मूव करेंगे। तो ये सबसे पहले तो प्लान करना पड़ेगा, समस्या के बारे में जानना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये स्टेप तो होगा ही होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। एक है कोडिंग एंड प्रोग्राम, ये तो करोगे ही तभी तो आपका डेवलप होगा प्रोग्राम। टेस्टिंग, डिबगिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम, ये भी करना होगा। जब आप प्रोग्राम करोगे तो उसको टेस्ट करोगे कि हाँ, जिस पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो जो फीचर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो फीचर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका टेस्ट करोगे। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको डिबग करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, डिबगिंग का मतलब यही होता है। और डॉक्यूमेंटिंग का मतलब जब आप सक्सेस हो गए तो उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करोगे कि हाँ, हमारा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। इंप्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, ऑफ कोर्स जब आपका टेस्ट हो जाता है तो आप उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हो, इसका मतलब फाइनली शूट करते हो। और जब प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम का मतलब हुआ कि आपने प्रोग्राम फाइनली बना दिया, आपने एक सिस्टम बना दिया। और इंस्टॉलेशन का मतलब होता है जब आप सिस्टम बना दिए तो उसको फील्ड में, यानी प्रैक्टिकली आपने उसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये तो है नहीं इंस्टॉलेशन इसमें दिया हुआ। अगला देखते हैं इवेल्युएटिंग एंड मेंटेनिंग द प्रोग्राम। ऑफ कोर्स इंस्टॉलेशन होने के बाद, इवन पोस्ट इंस्टॉलेशन होने के बाद, पोस्ट इंस्टॉलेशन का मतलब आपका सिस्टम प्रॉपरली सारे फील्ड ऑफिसेस में वर्किंग एंड रनिंग मोड में है। तो क्या यहाँ पे हमारा सिस्टम डेवलपमेंट का पार्ट खत्म हो जाता है? नहीं, इसके बाद एक और लास्ट स्टेज है जिसमें हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन
1 से लेकर के ऑप्शन 5, ये सारे के सारे पार्ट हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के। आई होप क्लियर है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बिग डेटा। अभी हमने बिग डेटा इन्वायरमेंट के बारे में बात किया था ना, तो इसके कौन कौन से टाइप नहीं है? तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ह्यूमन जनरेटेड रैंडम डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये ए, सी और डी ये सभी बिग डेटा के टाइप है। ह्यूमन जनरेटेड रैंडम डेटा ये पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बात नहीं कर रहा है कि ये डिजिटल डेटा है या फिर मैनुअल डेटा है ना। तो ह्यूमन जनरेटेड कुछ भी डेटा हो सकता है, वो तो बिग डेटा का पार्ट नहीं होगा ना। ह्यूमन जनरेटेड डिजिटल डेटा होता, डिजिटल डेटा जैसे आप बोलोगे तो डिजिटल डेटा यही 3 कैटेगरी में आ जाएगा, ये या ये 3 कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये।